हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत हिस्ट्री, जिसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसने अंग्रेजी सत्ता को भारत में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। प्लासी का युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध के पीछे कई सारे कारण होते हैं। एक कारण की वजह से वो युद्ध नहीं होता और उसकी पृष्ठभूमि पीछे से बनी हुई चली आती है। आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध देखते हैं क्या हुआ इसमें। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, मतलब इसका ये हुआ कि पीछे ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध करना पड़ा। पहली जो घटना थी इसकी वो थी मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली की, वो कमज़ोर पड़ती है। और उस समय भारत के अंदर जो छोटे छोटे राजा थे वो ये जान चुके थे कि दिल्ली में अब कोई केंद्रीय सत्ता को संभालने वाला नहीं है, इसलिए पहला कारण होगा केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर होना। ये जो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इसका फ़ायदा मराठों ने उठाया। छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने भी उठाया। और दूसरा, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां, ये शुरुआत में बिहार का सूबेदार था। बिहार की दीवानी इसी के पास थी। इसने क्या किया, जो सरफराज था बंगाल का नवाब, उसकी हत्या कर दी। अलीवर्दी खां से पहले जो नवाब था सरफराज, उसकी हत्या कर दी। और ये जो था अलीवर्दी खां स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना। इस अलीवर्दी खां ने स्वयं को एक स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। इस अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। ये जो 3 पुत्रियां थीं, इनका नाम था, एक का नाम था मेहरुनिसा। ये जहांगीर की पत्नी मेहरुनिसा नहीं है, जिसे भारतीय इतिहास में नूरजहां कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि उस जो जहांगीर की पत्नी मेहरुनिसा थी, जिसके साथ 1611 में जहांगीर ने शादी की थी, वो मेहरुनिसा भी अपना दूसरा नाम लेती है नूरजहां, और ये भी अपना दूसरा नाम लेती है जिसका नाम है घसीटी बेगम। इससे भारतीय इतिहास में घसीटी बेगम के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो इसकी पत्नी थी, बेटी थी, उसका नाम था मुनीरा बेगम। और तीसरी जो इसकी बेटी थी, उसका नाम था अमीना बेगम। इस अमीना बेगम के एक संतान होती है, उसी संतान का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला, यानी सिराजुद्दौला इसी का पुत्र था, जो आगे जाकर के 25 साल की अवस्था में एक भयंकर षड्यंत्र में फंस जाता है। अब क्या होता है कि ये जो अलीवर्दी खां था, इसका कोई पुत्र तो था नहीं। इसने क्या किया, अपनी जो तीसरी बेटी थी अमीना बेगम, उस अमीना बेगम के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होगा। और ये जो सिराजुद्दौला था, बंगाल का अंतिम नवाब समझो इसको, स्वतंत्र नवाब। उसके बाद तो कठपुतली नवाब रह जाते हैं अंग्रेजों के। ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके बाद में सारे नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन करके रह जाते हैं। अब इससे आगे क्या होता है कि जो मेहरुनिसा थी, इसका भी एक पुत्र होता है, उसका नाम था शौकतगंज।
तो ये जो सिराजुद्दौला था, इसकी जो दोनों मौसी थी, ये दोनों मौसी इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगी। इस षड्यंत्र को भांप लेता है सिराजुद्दौला, घसीटी बेगम को कैद खाने में कैद कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिराजुद्दौला था शासन कर रहा होता है। पहला कारण मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि प्लासी के युद्ध का जो पहला कारण था वो था औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, मतलब मुगल साम्राज्य को चलाने वाला कोई भी एक स्थायी शासक शेष नहीं बचा। दूसरा कारण था कि जो बिहार का सूबेदार था अलीवर्दी खां, वो बंगाल के नवाब सरफराज खान की हत्या करता है और स्वयं बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन जाता है। उसके अलावा ये जो अलीवर्दी खां था, इस पर कोई संतान पुत्र के रूप में नहीं होती, पुत्री के रूप में होती है। पुत्री के रूप में जो छोटी पुत्री थी उसके बेटे को ये उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और जो दो बेटी बची थी वो दोनों बेटी इसके खिलाफ षड्यंत्र बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब घर में यानी पारिवारिक जो कलह हो रही है, ये भी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है प्लासी के युद्ध की। अब घर में जब झगड़ा होगा तो तीसरा फायदा उठाएगा। तीसरा कारण था कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, ये दिन में सपने देखता था कि सिराजुद्दौला की हत्या कब हो, मैं हत्या कब करूं और बंगाल का नवाब बनूं। मीर जाफर गुप्त रूप से षड्यंत्र करता रहता था सिराजुद्दौला के खिलाफ। इधर अंग्रेज अपनी इस शनाख्त में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से बंगाल के अंतर्गत ऐसा कोई नवाब बने जिससे कि उनको व्यापार करने में कोई रोक टोक पैदा ना हो। यहाँ पर अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से अपना नवाब बना दिया जाए। यहाँ कहते हैं हर लंका में कोई ना कोई विभीषण जरूर रहता है, तो यहाँ भी अंग्रेज किसी विभीषण की तलाश में थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये तीन कारण तैयार होते हैं पृष्ठभूमि के अंतर्गत। चौथा भी कारण बन के आता है, तो वो ये बन के आता है कि जो दस्तक प्रथा चल रही थी, दस्तक प्रथा जो 1717 में फर्रुखसियन ने शुरू की थी। तो फर्रुखसियन ने क्या किया था, दस्तक प्रथा चला रखी थी। दस्तक एक प्रकार का फ्री पास था जो टैक्स देते थे अंग्रेज व्यापार का, उससे अगर दस्तक दे दिया उन्होंने, 3000 रुपये की वार्षिक दस्तक थी, अगर इसको दे दिया तो फिर वो अपना पूरा व्यापार बंगाल के अंतर्गत कहीं भी कर सकते थे। तो इसका दुरुपयोग करने लगे थे अंग्रेज, कभी दे दिया कभी नहीं दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने माल को बेच देती थी बिना चुंगी दिए हुए, यानी ये दस्तक का जो 3000 रुपये पैसा फिक्स था उसको भी नहीं देते थे। पांचवा भी कारण बना। पांचवा कारण था कि जो नवाब के जो विरोधी थे, यानी जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, उन्होंने जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने उन्हें लेना शुरू कर दिया। यानी कई सारे कारण बन चुके थे। इस प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार होती है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत कारण तैयार होता है, जो अंग्रेजों के द्वारा बताया जाता है, वो बताया जाता है ब्लैक होल घटना। मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि ये किस प्रकार से प्लासी का युद्ध तैयार हो रहा था। देखिए, इसको तुम बिल्कुल भी लोड लेके पढ़ाई मत करो, एक कहानी के रूप में पढ़ो। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में कोई ऐसा शासक नहीं होता जो मुगल साम्राज्य को अक्षुण बना करके रखे। उसी समय फ़ायदा उठाते हैं भारत के छोटे छोटे राजा। उसी विघटन के बाद में, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता है। उसी स्थिति का फ़ायदा तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी उठाने लगती है।
बंगाल का नवाब बनता है अलीवर्दी खां, जो बिहार का सूबेदार था। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं होता है, उसकी 3 पुत्रियां होती हैं। तीसरी पुत्री का जो पुत्र है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। बाकी की जो 2 पुत्रियां थी वो षड्यंत्र करने लगती हैं। घसीटी बेगम को सिराजुद्दौला जेल में डाल देता है। अब क्या होता है, जो सेनापति था वो स्वप्न देखने लगता है। दस्तक जो प्रथा थी वो अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लग गए। यहाँ एक घटना और हो जाती है, ब्लैक होल घटना, जो होती है 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ था कि 146 अंग्रेज बंदी बना करके रखे थे सिराजुद्दौला ने। हालांकि इतिहास में इस बात का कोई उल्लेख नहीं होता है, सिर्फ इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी ही करता है, उसका नाम था हॉलवेल। ये जो 146 अंग्रेज बंदी बना रखे थे सिराजुद्दौला ने, उसमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे। यहाँ पर क्या था कि जो 146 अंग्रेज बंदी बनाए थे उसमें से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। छोटी सी कोठरी थी, इतिहासकार कहते हैं कि छोटी सी कोठरी में इतने लोग नहीं आ सकते, लेकिन अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल कहता है कि इतने ही आए थे और मैं खुद उनमें से बच करके आया हूँ। इस बात की सूचना मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में कि हमारे 146 अंग्रेज बंदी बनाए, उसमें से 23 सिर्फ जिंदा बचे, बाकी के सभी मर गए। तो अंग्रेजों को भी एक मोहरा मिलता है युद्ध करने का। इस चीज़ की सूचना हॉलवेल मद्रास पहुंचा देता है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी। मद्रास में जाकर के रॉबर्ट क्लाइव को इस बात की सूचना मिलती है। और एक और था वॉटसन। इन्होंने कहा कि अगर हमें मानना, अगर इन्होंने शुरू कर दिया इस तरीके से, तो हमारा जो सपना है वो सपना बन के रह जाएगा, यानी हमें स्थायित्व तो ही नहीं मिल पाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने सोचा कि हिंदुस्तान में गद्दारी करने वाले आसानी से मिल जाते हैं। जाकर के ऐसा कोई विभीषण ढूंढो जो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो। और यहाँ तो विभीषण एक कहाँ था, यहाँ तो सभी विभीषण बने हुए थे। इन्हीं में से रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने जिम्मेदारी दी। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अपना एक आदमी लगा रखा था जो व्यापारी था, उसका नाम था अमीचंद। और उसी कलकत्ता के अंदर एक लोकप्रिय नेता और था जिसका नाम था माणिक चंद। ये चंद लोग हैं ना, चाहे वो जयचंद रहा हो, अमित चंद रहा हो, माणिक चंद रहा हो, ये गद्दारी की है इन्होंने। अमित चंद और ये माणिक चंद, ये लोकप्रिय नेता था। ये अमित चंद व्यापारी था, बहुत बड़ा पैसे वाला था कलकत्ता के अंदर। अब क्या हुआ कि ये जो व्यापारी था अमीचंद, इसे तो व्यापार से मतलब था और व्यापार में दस्तक देना पड़ता था, वो तो सबके लिए नियम था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो अमीचंद था ये भी परेशान था सिराजुद्दौला से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिराजुद्दौला ने अमीचंद को कलकत्ता में नियुक्त कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी कर लो अंत समय पर, कहते हैं ना सांप को कितना भी दूध पिला लो वो काट ही जाता है। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर देखो, अमीचंद और माणिक चंद जो लोकप्रिय नेता था, मैंने आपको बताया। माणिक चंद तो लोकप्रिय नेता था, ये व्यापारी था। ये दोनों इसी तलाश में थे कि विभीषण ढूंढा जाए, और यहाँ विभीषण ही विभीषण भरे पड़े थे। तो इन्होंने कहा चलो जाकर के तलाशी करो। इन्होंने अपने आदमी भेजे, इन्हें मिला जाकर के अमीचंद व्यापारी। अमीचंद से जाकर के बोले कि क्या चाहिए आपको? इसने कहा मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, बाद बाकी का मेरे पर कोई भी काम करवाओ, मैं सब काम के लिए रेडी हूँ।
अब यहाँ पर क्या हुआ, अमित चंद को रिश्वत देकर के रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने अपनी तरफ कर लिया। जैसे ही अपनी तरफ किया, जैसे ही अपनी तरफ किया अमित चंद और माणिक चंद को, अमित चंद से बोला रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन कि आप ये बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा विभीषण है जो सिराजुद्दौला को मार्ग से हटा सके। उन्होंने कहा एक व्यक्ति हमारी तलाश में है और वो व्यक्ति है मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव बोला तो मीर जाफर से मुलाकात कैसे हो? उसने कहा मैं व्यापारी हूँ, पैसा दो मुलाकात होगी, और पैसे से तो हर तरीके की मुलाकात हो जाती है। इसने शर्त रखी कि पहले तो 30 लाख रुपए दो। क्लाइव बोला कि ठीक है 30 लाख रुपए दिए, लेकिन देने तुरंत थोड़े ही थे, कह दिया। और बंगाल से जितनी तुम्हें आमदनी हो कलकत्ता के अंदर उसका मुझे 50% मुनाफा चाहिए। उसने कहा दिया। मीर जाफर से जाकर के रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन मुलाकात करती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मीर जाफर का जो स्वप्न था वो था बंगाल का नवाब बनना, और प्रत्येक व्यक्ति की एक कमजोरी होती है और उस कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है एक शक्तिशाली व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। तो मीर जाफर का ये स्वप्न क्लाइव को पता लगा। उसने कहा ठीक है, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर बोला बदले में मुझे क्या मिलेगा? नवाब की कुर्सी, लेकिन मैं तुम्हें क्या दूं? सिराजुद्दौला की मौत। सिराजुद्दौला अपने नाना की बात मानता था, क्योंकि अलीवर्दी खान ने समझा दिया था कि ये जो यूरोपियन लोग हैं ये मधुमक्खी की तरह होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन या अंग्रेज सैनिकों की तुलना मधुमक्खी से किसने की? किस नवाब ने की? अलीवर्दी खान ने। यहाँ पर क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब बनने का जो स्वप्न देख रहा था मीर जाफर, उसको रास्ता मिल गया। अंग्रेजों ने कहा आपका काम तो कंप्लीट हम कर देंगे, लेकिन दूसरी शर्त हमारी भी कुछ पता है आपको? कि शर्तें तुम्हारी क्या हैं, तुम ही बता दो। कि मेरी शर्त ये है कि जो 24 परगना क्षेत्र है बंगाल का उसे हमें दे दिया जाए, अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। मीर जाफर बोला मुझे नवाब बनने दो, जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा। और बंगाल में तो उस समय ये बंगाल प्रेजेंट वाला बंगाल नहीं है, ध्यान रखना, इसमें बिहार भी है, उड़ीसा भी है, बांग्लादेश भी है और पश्चिम बंगाल भी है। ये संयुक्त था। तो ये ओनली पश्चिम बंगाल वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा, पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और प्रेजेंट का पश्चिम बंगाल, ये सब शामिल था। उसने कहा और क्या चाहिए? कि जो हम व्यापार करते हैं और जो दस्तक लेते हो आप, वो फ्री हो जाना चाहिए। उसने कहा वो भी कर दूंगा, बस नवाब बना दो, बाद बाकी का आप जैसे चाहो वैसे काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। मीर जाफर बोला इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, सिराजुद्दौला बड़ा चतुर आदमी है, महत्वाकांक्षी पर्सन नहीं है। कि तो फिर क्या किया जाए? अंग्रेज बोले कि हमारी खोपड़ी बड़ी तेज है, तुम बस एक काम करो कि ये जो सिराजुद्दौला है ना, इसको लेकर के कलकत्ता से 32 किलोमीटर दूर नदिया ज़िले के पास एक जगह पड़ती है प्लासी, उस प्लासी में मैदान है, प्लासी का मैदान जिसमें ये युद्ध हुआ, उसमें लेकर के आओ। इतनी दूर इसलिए रखा जिससे कि इसकी सेना पूरी नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी थी इसकी, सिराजुद्दौला की। और वैसे होगी भी क्यों? क्योंकि एक तो पारिवारिक कलह बन चुकी है, दूसरा केंद्रीय सत्ता ऑलरेडी कमज़ोर चल रही थी, तीसरी समस्या क्या थी कि ये ब्लैक होल की घटना का आरोप लगा दिया था, चौथी समस्या क्या थी कि उसका सेनापति खुद गद्दारी कर रहा था। उसने कहा बड़ी दिक्कत है। पांचवी समस्या भी कही थी, जैसे उत्तर से अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने की फिराक में था, तो उसका भी डर सताए हुए था। 1761 में आकर के पानीपत के तृतीय युद्ध में वो भी हमला करता है, लेकिन उससे पहले इसमें वो सिराजुद्दौला ख़त्म हो जाता है।
इसे भय तो पहले से ही था, कोई अचानक से तो हमला करने आ नहीं गया होगा अहमद शाह अब्दाली। और पश्चिम से इसे मराठाओं का डर था कि मराठा लोग आक्रमण कर देंगे, तो एक साथ पूरी सेना नहीं ले जा सकता था प्लासी के मैदान में। तो कुछ सेना तो इसने पश्चिम साइड पर छोड़ी, कुछ सेना इसने उत्तर पर छोड़ी, कुछ सेना लेकर के प्लासी के मैदान में पहुंचा। अब ये प्लासी के मैदान में जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लासी का मैदान था, इस मैदान में 23 जून 1757 को 40,000 सैनिकों के साथ, कितने सैनिक? 40,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला पहुंचा। जबकि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो 4,000 थी, लेकिन ये 40,000 देखने में थे। 40,000 सैनिकों में बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि मीर जाफर के हैंड ओवर थे और मीर जाफर ने इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था लड़ने के लिए, क्योंकि ये तो खुद अंग्रेजों से मिला हुआ था। अंग्रेजों ने कह दिया था कि तू निष्क्रिय भूमिका निभाना, तुझे इधर मिलना ही नहीं है। उसने कहा कि ठीक है। यहाँ पर हमला होता है, सेना हैंड ओवर थी मीर जाफर के। सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में पहुंचता है 40,000 सैनिकों के साथ। देखो एक सीन बन चुका है, एक दृश्य बन चुका है युद्ध का। एक तरफ 40,000 सैनिक हैं, 4,000 सैनिक हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, इधर सिराजुद्दौला है, लेकिन सिराजुद्दौला का सेनापति अंग्रेजों की तरफ से है, लेकिन है सिराजुद्दौला की तरफ। नाम मात्र के लिए सिराजुद्दौला को दिखाई दे रहा है कि मेरा सेनापति मेरे साथ है, लेकिन वास्तविक रूप से वो अंग्रेजों के साथ है। तीसरी समस्या ये थी कि परिवार के लोग पूरी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। चौथी समस्या ये थी कि उत्तर से बहता कि अगर मैं प्लासी के मैदान में लड़ूंगा तो अहमद शाह अब्दाली ना अटैक कर दे, पश्चिम से मराठा अटैक ना करते। तो कई सारे दिक्कतें बन चुकी थी, कई सारे कारण जन्म ले चुके थे। यहाँ पर क्या हुआ, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के 2 विश्वासपात्र सैनिक थे। एक का नाम था मीर मदन और एक का नाम था मोहनलाल। मीर मदन युद्ध करते हुए मारा गया। मोहनलाल ने सोचा कि अगर यहाँ पर हम कुछ समय के लिए और रहे तो सिराजुद्दौला मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मतलब हमारा नवाब मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि ये मोहनलाल मीर जाफर के षड्यंत्र को पहचान चुका था। मीर जाफर ऑर्डर ही नहीं दे रहा था अपनी सेना को। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये चीज़ें होती हैं, सिराजुद्दौला मोहनलाल सिराजुद्दौला को लेकर के निकल जाता है, ऊंट पर सवार होकर के निकल जाता है, मुर्शिदाबाद पहुंचता है। सिराजुद्दौला कहाँ पहुंचता है? मुर्शिदाबाद। और आपको पता होगा कि बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान है। क्या नाम था उसका? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी अपने नाम पर, जो बंगाल का पहला नवाब था, मुगल शासक ने जिसको नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खान के बाद में सुजाउद्दीन कुली खान होता है, उसके बाद सरफराज खान होता है। सरफराज खान की हत्या कर देता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद ये सारी स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पर क्या होता है, मोहनलाल जब इसको लेकर के निकलता है तो ये मुर्शिदाबाद पहुँचते हैं। मुर्शिदाबाद जब ये सूचना मीर जाफर को मिलती है कि वो निकल चुका है यहाँ से, क्योंकि जीत चुका था इस युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर ने अपने पुत्र को इसका पीछा करने के लिए लगा दिया, जिसका नाम था मीरन। मीरन ने 2 जुलाई 1757 को हत्या कर दी सिराजुद्दौला की। तो क्वेश्चन आएगा, सिराजुद्दौला की हत्या कब की थी? 2 जुलाई 1757 को। जैसे ये हत्या होती है, ये हत्या सिराजुद्दौला की नहीं, ये भारत के इतिहास में एक अचंभित घटना होती है और अंग्रेजों को 200 साल 250 साल के लिए यहाँ शासन करने के लिए स्थायित्व प्रदान करती है। 24-25 साल की एज में सिराजुद्दौला खत्म हो जाता है। इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। यह युद्ध एक युद्ध न रह करके भारत के विशाल साम्राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर देता है। प्रभाव पड़ा
पहला प्रभाव तो यही पड़ गया कि ये जो मीर जाफर था आपका, ये अंग्रेजों की कठपुतली वाला नवाब बना बंगाल का। तो क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बनने वाला पहला मीर जाफर। अब मीर जाफर कठपुतली बन चुका था अंग्रेजों का, यानी रॉबर्ट क्लाइव का, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसको कहते हैं? मीर जाफर को। और ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव का गधा जिसको कहा जाता है वो मीरन है, मीर जाफर का पुत्र। ये जो मीरन था, ऐसा कहा जाता है कि इस मीरन ने, जिसकी उम्र 17 साल थी, इस मीरन ने सिराजुद्दौला को तो ख़त्म किया ही किया, सिराजुद्दौला के जो रिश्तेदार लोग थे करीब 300, उनकी हत्या की थी। अब क्या होता है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक सैन्य शक्ति बनकर के उभरती है, यानी सैन्य शक्ति बन के उभरती है, यानी जो एक व्यापारिक कंपनी थी अब वो सैन्य कंपनी बन चुकी थी। किस राजा को गद्दी पर बिठाना है, किस शासक को गद्दी पर बिठाना है, किस शासक को गद्दी से हटाना है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने लगी। तीसरा प्रभाव पड़ा इसका कि जो भारतीय राजा थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मान सम्मान करने लगे। अब एक बात बताइए, क्योंकि जो बड़ा राजा था, जो बड़ा नवाब था, जब उसी को परास्त कर दिया तो छोटे जो राजा थे वो तो वैसे ही भयभीत होने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का सम्मान करने लगे भारतीय शासक। चौथा प्रभाव क्या पड़ा? कंपनी के गौरव में वृद्धि हो चुकी थी, कंपनी के गौरव में वृद्धि हो चुकी थी, मतलब इसका मान सम्मान बढ़ चुका था। ये मान सम्मान बढ़ना अंग्रेजों के लिए भी घातक था, तो कंपनी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अंग्रेजों को खुद ये भय लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कंपनी ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ हो जाए और उसको भी यहाँ से जो आमदनी हो रही है वो भेजना बंद कर दे। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने इस कंपनी को कमज़ोर करने के लिए, कंपनी की शक्ति कमज़ोर करने के लिए समय समय पर रेगुलेट एक्ट लाती रही, चार्टर एक्ट लाती रही, जिससे कि इसकी शक्तियों को सीमित किया जा सके। पांचवा क्या प्रभाव पड़ा? पांचवा प्रभाव पड़ा कि जो बंगाल का नया नवाब बना मीर जाफर, बेरोक टोक सारे काम करता था अंग्रेजों के, क्योंकि वो इसी शर्त पर बनाया गया था। और क्या हुआ कि यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण हो गया कंपनी का बंगाल पर। कंपनी का वास्तविक नियंत्रण हो गया किस पर? बंगाल पर। यह तुम्हारा प्लासी का युद्ध था। इस प्लासी के युद्ध ने भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया। इससे आगे की क्लास हम कल करेंगे, कंटिन्यू इससे आगे से क्लास होगी। बक्सर का युद्ध होगा, इलाहाबाद की संधि होगी। थैंक यू।